गुड मॉर्निंग आप सभी को और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 5 नवंबर और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उसको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग। और आज क्या-क्या महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आपके जीएस के लिए जो है ना, काफ़ी संवेदनशील है। मतलब उसको पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। आज का न्यूज़पेपर में हम लोग देखेंगे कि भारत में जो नव उद्यम है, इसको स्टार्टअप बोलते हैं इंग्लिश में या स्टार्टअप बोलते हैं, है ना? तो ये जो स्टार्टअप है, वो भारत में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसमें किस प्रकार से योगदान दे रहा है, ठीक है? हम लोग योगदान को देखेंगे क्योंकि यहाँ से जो है ना, आपका जीएस 3 में यूपीएससी का अगर आप देखोगे जीएस 3 में स्टार्टअप को लेके पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग इसमें बात करेंगे चुनौती, क्या-क्या चैलेंजेज़ है, ठीक है? सारा कुछ यहाँ पे आसान तरीके से देखेंगे और ये आपके लिए नोट्स तैयार कर दिया गया है, आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद कुछ चैलेंजेज़ है स्टार्टअप में जो है ना, स्टार्टअप में कुछ चैलेंज मौजूद है या आप कह लीजिए चुनौतियाँ मौजूद है। वो कौन-सी चुनौतियाँ हैं, उसको हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मुद्दे पे कि कनाडा और अमेरिका, ठीक है? कनाडा वर्सेस अमेरिका में कुछ मतभेद देखने को मिल रहा है। क्या मुद्दा है और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है अमेरिका को लेकर, वो देखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि भारत और कनाडा के बीच में 2023 में उनके रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। अब उस तनाव को कम किया जा रहा है और उसके लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। ये सारा एंगल को हम लोग आज कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा समझौता हुआ, भारत और अमेरिका, है ना? जो डिफेंस पैक्ट हुआ या डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसके क्या मायने हैं? वो महत्वपूर्ण क्यों है? पहला वो। दूसरा देखेंगे कि भारत की ज़रूरत अमेरिका से क्या है? भारत को अमेरिका से क्या चाहिए? और अमेरिका को भारत से क्या चाहिए? ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में तनाव हुआ अभी। तनाव देखने को मिला ना, टेंशन, टैरिफ के मुद्दे को लेकर, फिर रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर, ये सब मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। और इतने विवाद के बावजूद भारत, अमेरिका भारत के साथ जो है ना, डिफेंस पैक्ट क्यों किया? जबकि इतना टेंशन चल रहा था टैरिफ को लेकर। आप कह लीजिए रसिया से जो तेल भारत खरीद रहा है, उसको लेकर यहाँ पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया। फिर भी भारत के साथ ही जो है ना, समझौता क्यों किया अमेरिका ने? इसको देखेंगे हम लोग। और अमेरिका को अमेरिका को भारत सबसे ज़्यादा चाहिए। मतलब अमेरिका जो है ना, अगर वर्ल्ड पे अपनी स्टेटस को बनाए रखना चाहता है, तो उसको भारत के साथ चलना ही होगा, क्योंकि अमेरिका का ये मजबूरी है। बिना भारत को साथ लिए अगर वो अमेरिका अ, जो साउथ एशिया है, वहाँ पे अगर अपना पैर जमाता है, तो अमेरिका को झटका लगेगा। क्या चैलेंजेज़ है और क्या झटका है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जो इंटरनेट है, इंटरनेट वो हमारे जीवन को आसान बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कुछ जोखिम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ चुनौतियाँ भी देखने देखने को मिलेगा। और वो चुनौती है क्या, उसको समझेंगे इस आर्टिकल में। और आपके जो है ना, जीएस के लिए
काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है। 6 नवंबर को पहला होगा, उसके बाद 11 नवंबर को, अगर मैं गलत हूँ नहीं हूँ तो, और 14 नवंबर को आएगा इसका रिजल्ट। ये तीनों डेट याद रखिएगा। साथ ही आपको बताएँगे यहाँ पे कि प्रीलिम्स में जो है ना पीटी एग्ज़ाम में क्या पूछे जाएँगे। बिहार का जो मेंस होगा बीपीएससी का, उसमें यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाएँगे और यहाँ पे कौन-कौन सा फैक्ट जो है ना आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस पे बात करेंगे। उसके बाद देख लीजिए, पूरे भारत में इलेक्शन होता है, मतलब 28 राज्य है ना भारत में, 28 राज्य हैं और यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिलता है, किसी न किसी वर्ष में। तो जब यहाँ पे इलेक्शन होता है ना, तो चुनाव आयोग के सामने क्या चैलेंजेस आते हैं? क्या चीज़ को लेकर? फ्री फेयर इलेक्शन कराने को लेकर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराने को लेकर। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब वहाँ पर इलेक्शन जो है ना, बिना किसी प्रभाव के, जैसे कि उसमें ना तो शराब का इस्तेमाल होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा नकदी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? इससे चुनाव प्रक्रिया जो है ना बाधित होगा। क्या होगा? बाधित होगा और वो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इससे निपटने के लिए जो है ना, चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है? यूपीएससी का जीएस 1 का ये जो है ना महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसको कवर करेंगे हम लोग कि हर राज्य में जब इलेक्शन होते हैं ना, तो चुनाव आयोग को क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है? फिर बात करेंगे यहाँ पे, ये आपका जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का जीएस 2 में आपका ये पूछा जाएगा। 4 जनरल पेपर होते हैं उसमें। ये क्या है? आप इमेज देख पा रहे हो यहाँ पे। ये है पर्वत और पर्वत पे है बर्फ, बर्फ है ना? तो अभी यहाँ पर चैलेंजेस क्या है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आया है, विश्व जल विकास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इन पहाड़ पे जो बर्फ है, उनको किस चीज़ से खतरा है? और ये बर्फ जो है ना, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? यहाँ से कौन-कौन सा नदियाँ जो है निकलती है? और वो हमारे कृषि को, हमारे सिंचाई को, हमारी बिजली को किस प्रकार से सहायता पहुँचाती है? और वर्तमान में सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है इनके सामने? ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, बने रहिएगा। ठीक है? चलिए, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फटाफट। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे। आज है 5 नवंबर। सबसे पहला टॉपिक है ना, वो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? सबसे पहला टॉपिक देखेंगे स्टार्टअप को लेकर। क्योंकि ये जीएस 3 में, यूपीएससी की अगर बात करें, तो जीएस 3 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। यहाँ पर दे देते हैं यूपीएससी का जीएस 3। यहाँ पर है ना, स्टार्टअप का योगदान को देखेंगे हम लोग। स्टार्टअप का योगदान। देखिए, योगदान कैसा ये देता है? तो योगदान की कहने के मतलब कि ये रोज़गार प्रदान करता है, ठीक है? और ये महिलाओं को अपॉर्च्युनिटी देता है। आप देखोगे ना, कई ऐसे स्टार्टअप हैं, जहाँ पे महिलाएँ लीड कर रही हैं, तो महिलाओं को अपॉर्च्युनिटी दे रहा है या कह लीजिए वीमेन एम्पावरमेंट में योगदान दे रहा है। अर्थव्यवस्था जो है ना भारत की, उसको बूस्ट कर रहा है और भी बहुत चीज़ है। तो आइए एक-एक करके देखते हैं। स्टार्टअप का मामले में अगर पूछेगा आपसे, स्टार्टअप के मामले में कि भारत की रैंकिंग क्या है स्टार्टअप हब के रूप में, तो पूरे वर्ल्ड में आप जो है ना 3rd बताइएगा कितना? 3rd, 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट में अमेरिका, सेकंड में चाइना, 3rd में अपना भारत। ये हो गया। आपको बता दें
हमारे यहाँ ना लगभग 1,90,000 स्टार्टअप है। इससे अधिक है, लेकिन जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 1,90,000 स्टार्टअप है। आप देखोगे ना, ये जो स्टार्टअप हमारे भारत में क्यों फल फूल रहा है? क्यों फल फूल रहा है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाहर से फंड आता है एफडीआई के रूप में, और ये बाहर से जो फंड आ रहा है ना, उसके कारण हमारे देश में स्टार्टअप जो ना काफ़ी बूस्ट कर रहा है। इसके फायदे भी हो गए कि स्टार्टअप को कहाँ से मिल रहा है फंडिंग? बाहर से मिल रहा है, एफडीआई से मिल रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि भारत की जो स्टार्टअप है ना, उनको बाहर के फंडों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि मान लीजिए जो एफडीआई बाहर से आ रहा है ना, तो जो प्रॉफिट होगा, वो तो एफडीआई वाले ले जाएँगे। तो भारत को फ़ायदा कहाँ हो रहा है? कम हो रहा है ना, जितना होना चाहिए वो तो नहीं हो पा रहा है। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं ना कि भारत के जो स्टार्टअप है ना, उनको अपना फंड वगैरह, जो वित्तीय सहायता है ना, उनको भारतीय मार्केट से उठाना चाहिए। तभी जो फ़ायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो भारत की इकोनॉमी में या भारत के लोगों को मिलेगा, भारतीयों को मिलेगा। ये चैलेंजेज़ है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे लेकर कि विशेषज्ञ जो है ना, यहाँ पर क्या चुनौती बताते हैं। तो यहाँ पर बता दिया आपको कि दूसरे देशों पे निर्भरता भारत के स्टार्टअप के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहे हैं ना, वो बाहर चला जा रहा है और हमारे इंडियन इकोनॉमी में वो चीज़ नहीं रुक पा रहा है। हाँ, ये सच बात है कि एफडीआई के माध्यम से जो भारत का जो स्टार्टअप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है आधारभूत जो संरचना है ना, वो बढ़ रहा है, वो फल-फूल रहा है। लेकिन जो लाभ भारत को मिलना चाहिए, वो तो लाभ होना चाहिए ना, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और और भारत में जो स्टार्टअप जो फल-फूल रहा है ना, उसके पीछे और भी कारण है कि जो भारत की जो नीति है स्टार्टअप को लेकर, वो काफ़ी बेहतर है। आप देखो ना, जैसे कि यहाँ पर अ, भारत पहले से ही कई चीज़ को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर को लेकर, उसको मिटा देते हैं हम लोग। भारत किन-किन सेक्टरों में जो है ना अग्रिम भूमिका निभाता है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो। आइए देखते हैं, क्योंकि स्टार्टअप का भारत में बूस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जो वर्तमान का जो जियोपॉलिटिक्स है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वर्तमान में, वो काफ़ी जो है ना चुनौती के दौर से गुज़र रहा है। तो भारत जो है ना, अगर बात किया जाए सॉफ्टवेयर जो सेवा है, इसमें भारत पूरे वर्ल्ड में अग्रिम भूमिका निभाता है। उसके बाद बात करें कंसल्टिंग जो सर्विस होता है, कंसल्टिंग, ठीक है? उसमें, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये तमाम जो सेक्टर है ना, भारत पहले ही से ही अग्रिम भूमिका या नेतृत्व जो है ना सँभालता है। कुल मिलाकर बताएँ आपको, तो 1,90,000 जो है ना अ, स्टार्टअप है भारत में, और 10,000 जो इन्वेस्टर हैं लगभग, इससे अधिक भी हो सकते हैं, वो भारत के स्टार्टअप में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। और आपको बता दें, 164 बिलियन डॉलर का मार्केट है पूरे भारत में। इससे अधिक होगा, लेकिन जो डाटा रजिस्टर है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये हमें रोज़गार प्रदान करता है। क्यों? तो यही चीज़ को आप याद रखिएगा, रोज़गार हमें प्रदान करता है। एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट बनाइएगा ऐसे, और यहाँ पर लिखिएगा योगदान, या लिखिएगा महत्व, ऐसे करके, ठीक है? और सर्कल बना के यहाँ पे रोज़गार को दिखाइएगा कि रोज़गार में जो है ना योगदान देता है, और इसी को लेकर 2 से 3 लाइन अपने एक्सप्लेनेशन में लिख दीजिएगा, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ, आपको इस मुद्दे पर। फिर यहाँ पे जो ग्रामीण समस्या है, ग्रामीण क्या है? समस्या।
उसको सॉल्व करने में, फिर जो डिजिटल सेवा है, डिजिटल जो सर्विस है ना, उसको प्रदान करता है। फिर महिला जो एंटरप्रेन्योर जो सीप होता है, उसको बढ़ावा देता है ये, ठीक है? भारत को आत्मनिर्भर की ओर ले जाएगा। तो ये सब पॉइंट को आपको लिखना है। साथ ही आप यहाँ पर एग्रीकल्चर में, फिर साथ ही एजुकेशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और भी कुछ है क्या? क्षेत्रीय जो विकास है, आर्थिक विकास है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। मेंस में आप फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपके लिखे हुए पॉइंट को कम ध्यान देंगे, लेकिन अगर फ्लो चार्ट देख लेंगे ना, तो उनको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इस कैंडिडेट ने इस मुद्दे पे बहुत अच्छा लिखा है। फिर आपको चैलेंजेस में भी वही चीज लिखना है। आप सर्कल बनाओगे और इस तरह का जो है ना, 4-5 को पॉइंट के बारे में यहाँ पर चर्चा कर देना है। जैसे कि यहाँ पर पूंजी का अभाव है, कैपिटल नहीं मिल पाता है। फिर यहाँ पर लिखोगे निवेश यहाँ पर बहुत कम हो पा रहा है। आप देखो ना, इंडियन लोग बहुत कम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। कमजोर जो है ना, बुनियादी ढांचा है। उसके बाद आप लिखोगे जो नीति है स्टार्टअप को लेकर, वो काफी जटिल है। क्या है? जटिल है। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे बाजार तक पहुंच जो है ना, जैसे मान लीजिए स्टार्टअप कोई प्रोडक्ट लेकर आया, उसको मार्केट नहीं मिल पा रहा है, तो बाजार सीमित हो जा रहा है यहाँ पे। और क्या है? जो तकनीक विशेषज्ञता होता है ना, स्पेशलिटी, वो कम है। विशेषज्ञता, इतना पॉइंट लिखिएगा तो आपके स्टार्टअप टॉपिक कवर हो जाएंगे, और आपकी इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे ज्यादा अगर टाइम बचेगा तो ब्रांडिंग के बारे में चर्चा कर दीजिए, और दीर्घकालिक जो है ना चुनौतियां अभी भी बना हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि अमेरिका और कनाडा के बीच में तनाव, ये जो है ना, ये है मार्क कार्नी, ठीक है? ये है कनाडा के पीएम, कनाडियन जो है ना पीएम है ये। इन्होंने कहा कि जो हम लोग व्यापार करते हैं ना, किससे? अमेरिका से, उसकी निर्भरता को कम करना होगा। हमें ज्यादा अमेरिका पे डिपेंड नहीं होना होगा। जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं ना, उस पे निर्भरता को हमें क्या करना होगा? कम करना होगा। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि टैरिफ को लेकर ये अमेरिका जो है ना, इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। भारत पे तो लगाया है ही 50%, आपने देखा ही होगा, लेकिन कनाडा को भी नहीं छोड़ रहा है, ब्राजील को भी नहीं छोड़ रहा है, सब पे टैरिफ लगा रहा है। इनको पता चल गया कि किसी एक देश पर निर्भर रहना सही नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं? अब ये भारत के साथ अपने संबंध को क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं। और भारत को और कनाडा अगर दोनों साथ साथ मार्केट निकलते हैं, तो वो एशिया में या वर्ल्ड में अपने नए पार्टनर को ढूंढ रहे हैं कि जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को बेच सके। भारत में तो बेच नहीं सके, और भारत के जरिया अन्य देशों में, जैसे आसियान की कंट्री में बेच सके, या और भी विकल्प यहाँ पर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अमेरिका पे जो निर्भरता है ना, वो कम हो सके। जब आपसे पूछेगा कि अमेरिका और कनाडा के बीच में क्या मसला है या मुद्दा है, तो आप इन्हीं चीजें के बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए भारत और कनाडा के बारे में। देखिए, आपको कहानी पता ही होगा कि भारत और कनाडा जो है ना, 2023 में काफी तनाव देखने को मिला था, काफी टेंशन देखने को मिला था। किस मुद्दे को लेकर? तो खालिस्तानी जो सपोर्टर है, खालिस्तानी सपोर्टर गुज्जर, है ना, उनका मर्डर हो गया। और जो उस समय जस्टिन ट्रूडो थे, पीएम के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे, कनाडा के पीएम जो थे ना, जस्टिन ट्रूडो थे, जस्टिन ट्रूडो, ट्रूडो, है ना। तो उन्होंने जो है ना, इस मर्डर का आरोप भारतीय अधिकारी या एम्बेसडर पर लगाया, और भारत ने क्या रिप्लाई किया पता है? कि ये जो है ना, आधारहीन बातें हैं, ये झूठा है। भारत ने बोला कि जो आप आरोप लगा रहे हो ना भारत पे, ये झूठा है, मनगढ़ंत है, आप राजनीति कर रहे हैं भारत को लेकर।
और भारत ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। जब वहाँ का जस्टिन ट्रूडो जो पीएम थे, अब वो चेंज हो गए। अब वो आ गए हैं प्रधानमंत्री कार्नी। इन्होंने भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए फिर से जो हाई कमिश्नर होते हैं, उसको अपॉइंट किया गया दोनों ओर से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग जो है ना मिटा देते हैं ताकि स्पेस हमारे पास बना रहे और आपको बता सके कि कैसे चीज़ों को डील करना है। देखिए, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग चीज़ों को आसान तरीके से देखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग भारत और अमेरिका। सबसे पहले थोड़ा-सा टेंशन वाला एरिया देख लेते हैं कि जो तनाव है ना, वो किन मुद्दों को लेकर है। तो आप ऐसे सर्कल बनाओगे, फ्लो चार्ट में बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा 50% टैरिफ, ये मुद्दा है, ठीक है? उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे, साफ पेज ले ली क्या? पेज यहाँ पर नहीं मिला ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम से जो है ना, एक अलग से पेज रख लेंगे यहाँ पे। ये छोटा करते हैं ना इसको, आपने तो देख ही लिया होगा। तो देखिए, हाँ, तो जो तनाव है ना, वो टैरिफ को लेकर हमने देखा 50%। फिर H1B वीज़ा, इसको लेकर टेंशन है, 2 चीज़ हो गया। थर्ड देखिएगा यहाँ पे, जो रूस से भारत तेल खरीद रहा है ना, तेल खरीद रहा है कच्चा वाला, उसको लेकर विवादित है। फिर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जिससे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संघर्ष था ना, वो रुका। तो उसका क्रेडिट जो है ना, अमेरिका लेना चाहता था, ठीक है? आतंकवाद मुद्दे पे, ठीक है? आतंकवाद के मुद्दे पे, क्योंकि भारत को पता है कि आतंकवाद गतिविधियां पाकिस्तान करता है और भारत ने कई बार सबूत भी दिए, लेकिन अमेरिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना पाकिस्तान को लेकर, वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। ये तनाव वाला एरिया हो गया। तो अब अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए, संबंधों को बेहतर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, किसी तरफ से? भारत और भारत और अमेरिका की तरफ से। उस मुद्दे को हम लोग देख लेते हैं। आपने तनाव को देखा ना, ऐसे ही चीजों को लिखना है आपको। अब हम लोग देखेंगे प्रयास, क्या क्या एफर्ट किया गया है दोनों ओर से। तो प्रयास को लेकर आप ऐसे जो है ना फ्लो चार्ट बनाना, यहाँ पर लिखना रक्षा पैक्ट किया गया है, रक्षा समझौता अभी किया गया है ना 10 साल के लिए। इसमें क्या होगा? टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, भारत अपना स्पेशलिटी अमेरिका के साथ, अमेरिका भारत के साथ शेयर करेगा, सहयोग की जो भावना है वो बढ़ेगा और इमरजेंसी समय में दोनों मिलकर काम करने की जो भावना है वो विकसित होगा। तो रक्षा समझौता किया गया। आप देखो ना यहाँ पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में या आसियान मुद्दे पर भारत और अमेरिका के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मिलता है। ये सब प्रयास किए गए, सैन्य अभ्यास भी किया गया। फिर यहाँ पर व्यापार वार्ता चल रहा है, ठीक है? संवाद स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं अपने संबंधों को स्थिर लाने के लिए। 2 पॉइंट हो गया। अब थर्ड देखिए यहाँ पे, आपसे पूछेगा कि अमेरिका को भारत क्यों जरूरी है? अमेरिका को भारत क्यों जरूरी है? ठीक है, तो फ्लो चार्ट बनाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा जरूरी। जरूरी इसलिए है ना कि साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना जो सी है ना, वहां पे भारत का साथ चाहिए। बिना भारत के सपोर्ट के अमेरिका वहां पर चाइना से फाइट नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है? ताइवान के मुद्दे को लेकर, क्योंकि चाइना जो है ना ताइवान पे अपना जो है ना क्लेम करता है कि वो मेरा जगह है, वो मेरा क्षेत्र है। अमेरिका बोलता है नहीं। तो यहां पर भारत का साथ चाहिए। फिर यहाँ पे इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, वहां पे भारत का समर्थन चाहिए, अन्यथा अमेरिका अकेले वहां पर फाइट नहीं कर पाएगा चाइना की आक्रामकता के साथ। मतलब चाइना का जो एग्रेसिवनेस है ना, उसको लेकर वहां पर फाइट नहीं कर पाएगा। ये चीज हो गया। चलिए, फिर यहाँ पर आप देखो ना कि भारत जो है ना रशिया से तेल खरीदा, इसको लेकर अमेरिका नाराज था। और और क्या? और एक और मुद्दा था, हाँ, एक और मुद्दा था यहाँ पे, शुल्क को लेकर, टैरिफ को लेकर।
जो विवाद था अमेरिका के बीच में, फिर रशिया से जो तेल खरीद रहा था भारत, उसको लेकर जो तनाव था, उसके बावजूद भी भारत के साथ जो है ना रक्षा समझौता किया। क्योंकि अमेरिका जानता है, बिना भारत के हाथ पकड़े हुए हम जो है ना ग्लोबल ग्लोबल तौर पे चीज़ों को हम डील नहीं कर पाएँगे। इसलिए ज़रूरत है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेट को लेकर। थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, फिर हम आपको बताएँगे यहाँ पे लिखना कैसे है चीज़ों को। समय कितना हो गया? 9:30 हो गया ना? हमारा प्रयास रहता है कि जल्दी से वीडियो अपलोड कर दें, लेकिन आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेट को लेकर, क्योंकि आपका जो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट जो है ना की उपयोगिता को लेकर, इंटरनेट के महत्व को लेकर आपको चर्चा करना है। तो महत्व में आप क्या लिखोगे? जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है ना, उसको आसान बनाया है। ये जो संवाद करने का जो तरीका है, उसको आसान बना दिया है। मैसेज को आसानी से जो है ना, एक-दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। ज्ञान की जो है ना ज्ञान की पहुँच को बढ़ाया है। एजुकेशन को काफ़ी आसान कर दिया है। ये सब फ़ायदे हैं। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका योगदान है, इंडस्ट्री, ऐसे करके जो है ना आप सारे मुद्दे को लिख दीजिए। ये है इम्पोर्टेंस। अब कुछ चुनौती को देखेंगे हम लोग, चैलेंजेस क्या है? कुछ चैलेंजेस भी खतरा जो है ना उत्पन्न किया है। आप फ्लो चार्ट बनाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा चुनौती में कि ये जो है ना साइबर जो अपराध है, उसको बढ़ा दिया है। प्राइवेसी या निजी कह लीजिए, निजी जो जानकारी है उसको नुकसान पहुँचा रहा है। डिजिटल फ्रॉड देखने को मिल रहा है। डिजिटल अरेस्ट देखने को मिल रहा है। डीप फेक, ये सब चीज़ों में इंटरनेट का जो है ना इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे लिए जोखिम है। बस आपको ये दोनों एंगल को ध्यान रखना है। अब बात करेंगे बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है ना, तो कुछ फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा चुनाव को लेकर। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, आपने पढ़ लिया यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा चुनाव और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या-क्या है उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है या किसी राज्य में भी इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर कितने सीट हैं विधानसभा का? 243 सीट है। इसको फैक्ट को याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट क्या है? कितने चरण में हो रहा है? तो 2 चरण में हो रहा है। पहला चरण कब था? कब है? 6 नवंबर को। दूसरा कब है? 11 नवंबर को। रिजल्ट किस दिन प्रकाशित होगा? 14 नवंबर को। ये डेट याद रखिएगा, मैचिंग के रूप में पूछा जाएगा। और याद रखिए यहाँ पे कितने जिले हैं बिहार में? 38 जिले हैं, ठीक है? और कितने शेड्यूल कास्ट के सीट रिजर्व हैं? 38। कितना शेड्यूल ट्राइब के लिए? कितना जनरल सीटें हैं? ये तमाम फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। और पहला जो चरण हो रहा है ना, उसमें 18 जिलों के सीट में होगा। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। ये सब जो ना प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अब आइए यहाँ पे मेंस का टॉपिक। जीएस 2 में, माफ कीजिएगा जीएस 1 में, यूपीएससी का 1 में जो है ना आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी राज्य में जब चुनाव आयोग चुनाव को संपादित करवाता है, तो उनके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं? अब देखो ना, जिस राज्य में इलेक्शन होना है ना, वहाँ पे शराब बाँटे जाएँगे। वहाँ पर धन बल का ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखोगे आए दिन जो है ना चुनाव आयोग की तरफ से इतने नकदी को प्राप्त किया गया है छापेमारी के दौरान, या शराब या मादक पदार्थ, क्योंकि ये सब जो है ना चुनाव को प्रभावित करते हैं। कौन-सा? ये दारू वगैरह हो गया या शराब या नकदी वगैरह चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। जो लोकतंत्र है हमारा, जो लोकतंत्र मजबूत है, उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग के सामने क्या चैलेंजेस हैं, तो आप इनके बारे में आप क्या करोगे? चर्चा करोगे। साथ ही डीप फेक, है ना? डीप फेक और एआई का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं एआई के द्वारा, वो भी एक चैलेंजेस है। फिर हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का। ये आपका जीएस 2 का सब्जेक्ट है। यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये जो पहाड़ है आप देख रहे हैं ना, जो बर्फ है इस पे,
एक रिपोर्ट आया है यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उस रिपोर्ट का नाम है विश्व जल विकास रिपोर्ट। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। इसमें बात किया गया जो हिम पर्वत है ना, उनको नुकसान किन चीजों से पहुंच रहा है, इनका महत्व क्या है, और सरकार की जो नीतियां हैं, भारत की नीतियां हैं, वो किस प्रकार इसके संरक्षण में योगदान दे रहा है। आप देखो ना, जो नदियों का जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर, उसका सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री, उसके बाद आता है घरेलू उपयोग। ये फैक्ट आपका इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और इनको किन चीज से खतरा है, खतरे के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जब आपसे पूछेगा कि जो हिम पर्वत है उसका खतरा किससे है, तो मानवीय जो हस्तक्षेप हो रहा है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, उसके बाद प्रदूषण, ये तमाम फैक्टर है ना जो हमारे पर्वत को नुकसान पहुंच रहा है। अभी चुनौती क्या हो रहा है ना, कि जो पर्वत क्लाइमेट चेंज के कारण जो बर्फ है ना वो पिघल रहा है, पिघल रहा है, तो पानी का जो मात्रा होता है ना वो बढ़ रहा है झीलों में। तो झील क्या होता है, अचानक से फट जाते हैं, तो वो पानी कहाँ जाएगा, तो बाढ़ के रूप में जो है ना उन क्षेत्रों को तबाह कर रहे हैं। इस कारण से ये जो है ना न्यूज में आ चुका है। यहाँ पर बात की हम लोग। उसके बाद देख लेंगे कि एक शब्द है वाटर टावर्स, उसको देखते हैं हम लोग। ये वाटर टावर्स किसको कहा गया है? वाटर टावर्स, ये जो है ना वाटर टावर्स जो है ना वैज्ञानिक के द्वारा हिम पर्वत को कहा जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि वाटर टावर्स जो चर्चा में रहा था ना, किन क्षेत्रों को या किन चीजों को रिलेट करता है, तो आप याद रखिएगा। और यहां से हिम जो पर्वत है ना, कई सारी नदियों का जन्म होता है, जैसे सतलज, सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का जन्म होता है। और इन नदियों को पानी कहां से मिलता है? यही हिम पर्वत से। तो जितने भी हिम पर्वत है ना वो पिघल रहे हैं, ऐसा जो है ना इस रिपोर्ट में बताया गया है। ये तमाम फैक्ट को हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप लोगों को कमेंट करना चाहिए कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसमें बेहतर लिखिए, अगर कुछ कमी नजर आ रहा है उसके बारे में लिखिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भी लेके आए ना तो उस रिफॉर्म को लेकर आए जो आप चाहते हैं इस चैनल से। धन्यवाद।